नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और हम मना रहे हैं नेशनल न्यूट्रिशन वीक। जी हां, और इसी के चलते हेल्दी पॉकेट और वेल्दी पोर्टफोलियो के नुस्खे हम आपको बताएंगे इस पूरे हफ्ते, जहां पर हम अपने खाने में न्यूट्रिशन का भरपूर ख्याल रखते हैं। उसी तरह से जब भी बात होती है फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की, तो किस तरह से आपको अपना पोर्टफोलियो सेहतमंद रखना चाहिए सही तरह का न्यूट्रिशन लेकर, इसी पर हम बात करेंगे। और जो शो का आगाज़ है वो हम एक न्यूट्रिशन की थाली के ज़रिए करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि हम पहले वो थाली, जो खाने की थाली होती है, जो आप बाहर जब रेस्टोरेंट में जाते होंगे तो ऑर्डर करते होंगे अपने खाने के लिए, वो थाली की एक तस्वीर आपके स्क्रीन पर पेश की जाए। और उस थाली में आपके पास दाल होता है, चावल होता है, रोटियां होती है, सब्ज़ी होती हैं, सैलड्स होते हैं और तमाम तरह के पकवान होते हैं जो आप एक थाली में प्रेफर करते हैं। और कई सारे मशहूर रेस्टोरेंट्स की तो थालियाँ बहुत ज़्यादा फेमस भी होती हैं। तो उस तरह की थाली, एक बार ग्राफिकल आपके स्क्रीन पर हम कंटेंट ले आए, और मेरे कान में से अगर ये म्यूज़िक बंद हो जाए तो शायद मैं ध्यान दे पाऊँ। ये एक तरह की थाली है जहाँ पर हम आपको अलग अलग तरह के पकवान दिखा रहे हैं, जहाँ पर एक रोटी है, सब्ज़ी है, दाल है और तमाम तरह के पकवान हैं। लेकिन इसी को अगर हम किसी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट या एसेट क्लास के तौर पर देखें तो इन सब के मायने जो हैं वो अलग अलग होते हैं। और कैसे जिस तरह से आपने इक्विटी, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इनकम, रीट और इनवीट्स और गोल्ड, एनएफटी जैसे एक तरह की इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जाना है एक थाली में, जैसे आप देख भी रहे हैं तस्वीर में, इसको अपने पोर्टफोलियो के संदर्भ में आप कैसे समझें, ये मकसद होगा समझाने का। और जिस तरह से ये ग्राफिकली आपको दिखाया जा रहा है उसी बखूबी से आपको समझाया भी जाएगा हमारे शो में, क्योंकि इस पूरे हफ्ते हम इसी तरह के न्यूट्रिशन की बात करने वाले हैं। हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे एक पोर्टफोलियो में आपकी एक नॉर्मल डाइट की तरह, बहुत सारे लोग बहुत तरह की डाइट्स करते हैं, लेकिन किस तरह की डाइट करना आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है। और अगर हम तमाम फूड ग्रुप्स की बात करें या तमाम एसेट क्लासेस की बात करें तो उनका किस मात्रा में आपके पोर्टफोलियो में होना और कम अधिक वो डिपेंड करता है कि आपकी उम्र क्या है, आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं। लेकिन मोटा मोटा किस किस तरह से आपको एक डाइवर्सिफाइड थाली बनानी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे न सिर्फ पकवानों की बात कर रहे हैं, अलग अलग स्वाद की भी बात कर रहे हैं। उम्र के हिसाब से मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, क्योंकि आपकी सेहत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो में भी बिल्कुल हूबहू इसी तरह का माइंडसेट चलता है, पोर्टफोलियो में भी इसी तरह की रणनीति और स्ट्रैटेजी चलती है। और उसी हिसाब से हम आज एक निवेश की थाली आपको बताएंगे, जो कि न्यूट्रिशन वीक के इस पहली कड़ी में हमारी पेशकश है। खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल जैन, प्रेसिडेंट नुवामा वेल्थ। राहुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और मैंने स्क्रीन पर कुछ समय पहले एक न्यूट्रिशन की थाली दिखाई है, जो मेरे ख्याल से हम सब बहुत स्वाद ले लेकर खाना भी पसंद करते हैं। मुझे आपसे ये जानना है कि देखिए, न्यूट्रिशन यहाँ पर कई सारे मायनों में है जो हम बात कर रहे हैं। न्यूट्रिशन फॉर योर माइंड, न्यूट्रिशन फॉर योर बॉडी एंड न्यूट्रिशन फॉर योर वॉलेट। मुझे ये बताइए कि आपके फ़िलहाल न्यूट्रिशन में किस किस तरह की चीज़ें हैं जो आप ख्याल रखते हैं आपके निजी लाइफ में, आपके खान पान में। क्या आप कोई डाइट फॉलो करते हैं? किस तरह से आप न्यूट्रिशन फॉर योर बॉडी एंड माइंड पर फोकस करते हैं? इससे मैं शुरुआत करती हूँ। So thanks for inviting me to the show. I must say काफी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका कॉन्वर्सेशन का, और जैसे आप इसको पूरा न्यूट्रिशन को इन्वेस्टमेंट के साथ रिलेट कर रही हैं। रहा मेरा सवाल, मैं तो काफी आई वुड से फोकस्ड हूँ डाइट पे। जैसे प्रोटीन इनटेक बहुत जरूरी है, और एज द एज गोज आप थोड़ा थोड़ा प्रोटीन इनटेक करते रहना चाहिए। जैसे एक ये चीज़ है जो मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ। इसके अलावा बहुत कॉमन सेइंग है काफ़ी टाइम से कि बैड शुगर, बैड फैट नहीं लेना चाहिए, तो उस पर भी काफ़ी फोकस करता हूँ। इसके अलावा माइंड पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द थिंग्स विच आई हैव बीन डूइंग, मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ मेडिटेशन। तो कोशिश करता हूँ कुछ 15 से 30 मिनट का मेडिटेशन हर दिन करूँ, जिससे आपको काफ़ी रिलैक्सेशन भी मिलता है। और जैसे आपने बहुत राइटली बोला कि माइंड बॉडी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर
हेल्दी इंडिविजुअल, हेल्दी पर्सन। तो ये मैं करता हूँ अपने डाइट पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी तो काफ़ी चीज़ें और भी करता हूँ, जैसे एक्सरसाइज भी काफ़ी रेगुलरली करता हूँ, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो आप ये दो तीन चीज़ें जो मैं काफ़ी रेगुलरली करता हूँ, इससे एटलीस्ट फ्रॉम पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आई एम हेल्दी। ये अब इसी के साथ साथ हम हमारे आज के टॉपिक पर भी आ जाते हैं राहुल, और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि लोग आपकी स्ट्रैटेजी से भी कुछ सीखें, अपनी माइंड बॉडी को कैसे हेल्दी रखना है और कैसे अपने शरीर को समझकर आपको एक स्ट्रैटेजी टुवर्ड्स हेल्दी लाइफ बनानी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी सीख है जो आपने शुरुआत में अब दे दी है। लेकिन चलिए, इस थाली को मैं चाहती हूँ कि आप देखें और उसमें ये हमें बताएं कि कौन सी एसिड क्लास किस तरह के पकवान को रिप्रेजेंट करती है और क्यों। चलिए, मेरे ख्याल से ये थाली हमें फ्लैश करनी पड़ेगी ताकि राहुल देखें और देखकर बताएं कि किस तरह की एसिड क्लास को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए राहुल, आपके सामने स्क्रीन पर भी ये आ चुकी है चीज़। जैसे मैंने पहले ही बोला कि ये काफी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। मैं इसको ऐसे ब्रेक करूंगा कि जैसे आपके, जब भी आप डाइट के बारे में सोचते हैं तो तीन चार चीजें आपके दिमाग में सबसे पहले आती हैं कि आपने कितना कार्बोहाइड्रेट लिया, कितना प्रोटीन लिया, उसके अलावा कितना शुगर, ये तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। फैट काफी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बोलते हैं तो उसके बारे में हम एसेट एलोकेशन को दिमाग में रख के हमेशा बात करते हैं। और एसेट एलोकेशन में तीन बहुत जरूरी एसेट्स हैं। फर्स्ट है इक्विटी, सेकंड है कार्बोहाइड्रेट, और थर्ड है गोल्ड। प्रोटीन जैसे काफी इंपॉर्टेंट डाइट का अपना कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है डाइट का। और मुझे लगता है कि प्रोटीन और इक्विटी बहुत सिमिलर नेचर के पैरामीटर्स हैं। आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लीजिए और डाइट के हिसाब से लीजिए, प्रोटीन और इक्विटी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रोटीन से आपके मसल ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वैसे इक्विटी आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट मैं बोलूंगा डेट हो गया, जिससे आपकी सस्टेनेंस रहती है। जैसे ही उसी हिसाब से डेट में भी आपका ईयरली इनकम, ईयरली एक्सपेंसेस के लिए सस्टेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो डेट हो गया। तो इक्विटी और डेट एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जो आपने अपनी थाली में दिखाया वो मैं बोलूंगा इक्विटी का सब पार्ट्स है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको प्रोटीन के लिए वेजिटेबल्स भी लेने पड़ते हैं, आप कुछ और डाइटरी सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, फ्रूट्स में प्रोटीन मिलता है। इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट के लिए आपको राइस, वीट, चपाती, काफी चीजों के, तो वो उसकी सब कैटेगरी है इफेक्टिवली। बट जैसे आप थाली को या आपकी डाइट को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और शुगर में ब्रेक करते हैं, उसी तरीके से आप अपने एसेट्स को भी, पोर्टफोलियो को भी इक्विटी, डेट और गोल्ड में ब्रेक करते हैं। और एक बहुत कॉमन सेइंग भी है कि जैसे कहा जाता है कि एक बैड फैट नहीं लेना चाहिए या बैड शुगर नहीं लेना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट में भी एक सलाह रहती है कि आप कभी भी जब इन्वेस्टमेंट करें तो लोन लेके ना करें, जितना आपके पास पैसा है उसी से करें। काफी आजकल लोग जो निवेशक हैं वो एफएनओ में भी ट्रेड करते हैं, तो वो भी मैं बोल रहा हूँ एक बैड फैट की तरह ही होता है कि काफी रिस्क होता है और उसके आउटकम हमेशा अच्छे नहीं होते। और उसी तरीके से बैड फैट भी बोलते हैं अवॉइड किया जाए, वैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि इसको भी अवॉइड किया जा सकता है। चलिए, तो अब कुल मिलाकर इस पूरी थाली में आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं, इस पर हम आगे भी बात करेंगे। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इन तमाम कंपोनेंट्स को समझना। और न्यूट्रिशन के तौर पर आप तमाम तरह के इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को देख तो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन जो आपको, जिसकी ज़रूरत है न सिर्फ आपकी फाइनेंशियल लाइफ में बल्कि आपकी पूरी ज़िंदगी में भी, वो है ज्ञान। ज्ञान से बेहतरीन और महत्वपूर्ण न्यूट्रिशन मेरे ख्याल से आपकी ज़िंदगी में और कुछ नहीं हो सकता, या और कोई होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पावर ऑफ
ऑफ नॉलेज, ये अपने आप में अगर आप इस पर काम करें तो बहुत सारे पहलू आपकी लाइफ में, भले फाइनेंशियल लाइफ हो या कोई भी लाइफ का आपका छोर हो, वो सुधर सकती है। हमारे साथ अब चर्चा में फिरोज़ अजीज़, डिप्टी CEO आनंद वेल्थ भी जुड़ गए हैं। फिरोज़, आपका स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश नेशनल न्यूट्रिशन वीक में। और फिरोज़, थाली पर तो हमने बातचीत कर ली है, लेकिन आपकी पर्सनल न्यूट्रिशन या आपकी पर्सनल डाइट में ऐसा कौन सा एस्पेक्ट है जिससे शायद आप छुटकारा पाना चाहते हो? शुरुआत इसी से करती हूँ आपके साथ सवालों का। देखिए कविता जी, आई आई लाइक द वे जैसे आप वो कोरिलेट करती हैं रियल लाइफ कॉन्सेप्ट से इन्वेस्टमेंट्स को, ये बहुत ब्यूटीफुल है। ऑफ कोर्स ये सोचने पे लोगों को मजबूर कर देता है। डिवर्सिफिकेशन की कॉन्सेप्ट हमने अर्जों से सुनी है, अब आप उसको अगर खाने से जोड़ दें तो हम इंडियंस को तो खाना पसंद ही है, तो डिवर्सिफिकेशन की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है। सो आई एम वेरी फैसिनेटेड द वे यू कोरिलेट different life concepts with investments. Kavita, congratulations on that one. Second, मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो में शायद अगर मुझे बोलना हो कि मुझे क्या किससे निजात पानी है, तो मैं जरूर ये कहूंगा कि मुझे इन्वेस्टेड रियल एस्टेट से निजात पानी है। एंड उसको मैं ऑफ कोर्स फ्रॉम अ, थोड़े लोग स्पेशली इंडियंस उसको बहुत मेन सोर्स बताएंगे ऑफ एनर्जी, और उसकी अगर तुलना कर लेंगे तो वो उस डिजर्ट से कंपेयर नहीं करेंगे, बट मैं उसको एक फैट मानता हूँ, एक डिजर्ट मानता हूँ, एक शुगर मानता हूँ, क्योंकि उसको गेट रिड ऑफ इट बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने 10 साल पहले, करीबन 9 साल पहले 2015 में आप ही के चैनल पे और आपके न्यूज़पेपर में बोला था कि रियल एस्टेट, इन्वेस्टेड रियल एस्टेट रेसिडेंशियल बहुत खराब है। और आप मानेंगे नहीं कि मेरी अभी 9 साल हो गए, अभी भी मेरे 2 अपार्टमेंट बेचने के लिए मैं बेंगलोर में मुश्किल कर रहा हूँ। सो पॉइंट ये कह रहा हूं कि जो भी कैलोरी आप लें और उसको वापस निकालने में तकलीफ हो, तो उसको मैं डिजर्ट कहूंगा और एक बैड कैलोरी कहूंगा। तो इसीलिए आई वांट टू गेट रिड ऑफ रियल एस्टेट, और 9 साल से मैं खुद ही नाकाम हूं। और अगर यही इक्विटी पे मैं अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करना चाहता था तो 3 दिन में एक्सप्रेस हो जाती, और इधर 9 साल लग गए। कभी बिल्डर ने डिले कर दिया, अब मेरे पास और 2-3 अपार्टमेंट है बेंगलोर के। सो दैट इज वन थिंग व्हिच आई वांट टू गेट रिड। एंड इतना आसान नहीं है रियल एस्टेट बेचना, खरीदना बड़ा आसान है, प्रेजेंटेशन देखनी है और लोग घर आके दे जाते हैं आपको प्रेजेंटेशन। बिल्कुल। मेरे ख्याल से न्यूट्रिशन वीक के आने वाले हमारे शोज़ में हम रियल एस्टेट पर भी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन क्योंकि आज डाइवर्सिफिकेशन के पर्पस से हमने एक थाली का उदाहरण लिया है और इसी बात को हम आगे भी बढ़ाते हैं। फिरोज़, तो बहुत बखूबी राहुल ने समझाया कि किस तरह के पकवान को किस तरह की एसेट क्लास रिप्रेजेंट करती है। अब आपसे मुझे ये समझना है, देखिए फिरोज़, थाली में तो भरपूर पोषण होता है, उसमें हर तरह के पकवान आपको मिलते हैं जो आपको हर तरह के फूड ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हुए, विटामिन या न्यूट्रिशन को रिप्रेजेंट करते हुए मिलेंगे। लेकिन उम्र के अनुसार आपकी एपेटाइट होती है, ठीक है। जो युवा होते हैं वो मेरे ख्याल से भरपूर पूरी थाली खा सकते हैं, जो बच्चे होते हैं शायद वो कुछ कुछ खाकर निकल जाएं, जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनके लिए सभी तरह के पकवान खाना शायद मुमकिन ना हो। अब ऐसे ही जब हम फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की बात करते हैं फिरोज़, तो क्या चीज़ें बदल जाती हैं, किस किस बिना पर इन्वेस्टमेंट को लेकर आपकी क्या रिस्क एपेटाइट है, आपके क्या फाइनेंशियल गोल्स हैं, आपके क्या टाइम होराइजन है, किस किस बेसिस पर आपको लगता है कि ये न्यूट्रिशन की इन्वेस्टमेंट थाली को कस्टमाइज करना चाहिए? बिल्कुल कविता जी, पहले तो मैं भी राहुल साहब को सुन रहा था और उनसे बड़ा सहमत हूं। मैंने सोच रहा था पहले इक्विटी कार्बोहाइड्रेट सोच रहा था, बट जब उन्होंने प्रोटीन कहा तो मेरे हिसाब से आई थिंक इक्विटी ज्यादा प्रोटीन का काम करती है, ना कि कार्बोहाइड्रेट। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, देखिए सबकी स्थितियां अलग होती हैं, जैसे आपने कहा, तो इसीलिए होते हैं फूड सप्लीमेंट्स। देखिए अगर अगर कोई बच्चा है तो उसको विटामिन डी की कमी शायद ही होगी, क्योंकि उसको बास्केटबॉल खेलना है, उसको क्रिकेट खेलना है, वो धूप में चला जाए। कोई बुजुर्ग आदमी है, वो इतने एक्टिव नहीं है, वो बाहर नहीं जा पाएंगे। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर का जो रोल होता है, जो न्यूट्रिशन की कमी है उसको संतुलन देना, अब वो सप्लीमेंट्स का काम करता है। तो यही मैं अपने लिए यही रोल समझता हूँ कि यार पोर्टफोलियो देखना है, और देखना है कि ब्लड रिपोर्ट में क्या क्या कम है। मैग्नीशियम कम है तो आपको मैग्नीशियम की सप्लीमेंट देनी है, पोटेशियम कम है तो बनाना उनके न्यूट्रिशन में डालना है। जैसे न्यूट्रिशन काफी आजकल आपको स्पेसिफिक एडवाइस उस आधार पे देते हैं कि ब्लड टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि भाई आपकी टॉलरेंस किसकी इसकी नहीं है, किसकी है और क्या कमी है।
तो वैसे ही एक डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर जो भी आपको पसंद हो, जो आपके पैसे को अपने खुद के पैसे की तरह मैनेज कर पाए, वो ये सप्लीमेंट का काम बखूबी निभा सकता है। और वो आपकी जो करंट स्थिति है, आपकी रिस्क एपेटाइट है, आपकी कमाने की क्षमता है, आपके करंट एसेट एलोकेशन को देख के आपको वो जो बैलेंसिंग करता है, वो आई थिंक उसको मैं सप्लीमेंट कहूंगा। और सप्लीमेंट्स काफी जरूरी होते हैं एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए, और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, वो शायद सिर्फ खाने से ना मिले, थाली से ना मिले, थाली के बाद 2 गोलियां प्रोबायोटिक की लेनी शायद काम आए आपके। चलिए, तो यहाँ पर सप्लीमेंट्स पर आपने बहुत ज़्यादा जोर दिया है, लेकिन राहुल, अगर हम थाली के बाकी एस्पेक्ट्स की बात करें, जहाँ पर गोल्ड का भी जिक्र है, रियल एस्टेट और इनवीज जैसे निवेश का भी जिक्र है, ये एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मेरे ख्याल से आप बाय चॉइस थाली में अगर खाना पसंद करते हैं तो खा सकते हैं, वरना आप इसको छोड़ भी सकते हैं। जब हम इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें तो ये उतने ही ज़रूरी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं या ये भी ऑप्शनल हैं? क्योंकि एक थाली को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको तरह तरह का स्वाद देना पड़ता है अपने ग्राहकों को, पर क्या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की हम बात करें तो क्या इनको लेना और इनमें निवेश करना भी ज़रूरी होता है, भले ही कम मात्रा में आपने इनको जगह दे रखी हो अपनी थाली में, राहुल, लेकिन बताइए कितना ज़रूरी है बेसिक डाइवर्सिफिकेशन, यानी जो हमारी दाल, रोटी, सब्ज़ी, चावल है, अगर थोड़ा सा उससे हटना चाहे तो इन्हें जगह देनी चाहिए, क्या ये वाकई महत्वपूर्ण होता है? तो आपने 3 चीजों के बारे में बात की रविता, रीट, इन्वेट्स और गोल्ड। तो मेरा यह मानना है कि रीट इन्वेट तो एक डेट का ही, इट्स लाइक डेट ओनली, एक डेट का ही तरीका है वो, जहां आपको ऑलमोस्ट फिक्स रिटर्न का आइडिया रहता है, उतना आपको पैसा मिलता है। सो डेट तो एनीवेज कार्बोहाइड्रेट है। गोल्ड मेरे हिसाब से एक ऐसी कैटेगरी है जहां आप उसको नहीं थाली से हटा सकते। ऑन द अदर हैंड रीट और इन्वेट तो आप हटा सकते हो, उसके उसकी जगह आप बॉन्ड्स ले सकते हैं, डेट म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, काफी और प्रकार के चीजें अवेलेबल हैं जो आप ले सकते हैं। बट एक गोल्ड एक बहुत जरूरी चीज है जो आप नहीं ले सकते इफेक्टिवली। हर पोर्टफोलियो में कुछ परसेंट गोल्ड होना बहुत जरूरी है, बिकॉज गोल्ड एक बहुत नेचुरल हेज है अक्रॉस एवरीथिंग व्हाट यू डू। जो कहा जाता है जब कुछ नहीं चलता तब गोल्ड चलता है। तो मेरा मानना है, इसे आप अपनी थाली में बटर मिल्क लेते हैं, या जैसे फॉर एग्जांपल फिरोज ने भी बोला कि प्रोबायोटिक भी बहुत जरूरी है, व्हाइल यू हैव कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, प्रोबायोटिक भी बहुत जरूरी है। तो मेरे हिसाब से थाली में गोल्ड का वो रोल है जो एक बटर मिल्क या छाछ का होता है, जिससे डाइजेशन एक्सेट्रा कीप्स गोइंग वेल, कीप्स गोइंग गुड, और वो भी बहुत जरूरी है फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। और एनीवेज आप जब खाना भी खाते हैं, आप डाइट पे भी फोकस करते हैं, तो आपका कोर फोकस कभी भी बटर मिल्क या प्रोबायोटिक पे नहीं रहता है। पर क्या वो जरूरी है? आंसर जरूरी है। तो मेरे हिसाब से इन्वेट और रीड आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं अपनी थाली में, पर गोल्ड तो जरूरी है थाली का पार्ट के लिए। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ज़रूरी है, लेकिन कुछ बातें जो ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट भी हो जाता है। फिरोज़, अगर ज़्यादा खा लिया तो फिर आपको तकलीफ़ भी हो सकती है, तो पूरी तरह से एंजॉय करने के लिए अपनी थाली को आपके पास उतना एपेटाइट भी होना चाहिए, और ज़रूरत से ज़्यादा खा लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन या तमाम तरह की दिक्कतें आपको हो सकती हैं। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की हम बातचीत करते हैं तो कैसे समझे कि आपका एक्सपोजर ज़्यादा नहीं है या आप ज़्यादा ओवर एक्सपोर्ट नहीं है किसी भी एक कैटेगरी में, किसी भी एक एसेट क्लास में, इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हम कहते हैं कि शुरुआत आपको छोटी छोटी करनी चाहिए, और जब भी आप थाली भी खा रहे हो तो आपका अगर कहीं जाएँ भी थाली खाने के लिए तो वो आपको हमेशा छोटे छोटे पोर्शन में ही चीज़ें देते हैं, भले ही वो स्टार्टर्स हो या मेन कोर्स हो। तो अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में भी शुरुआत भले ही छोटी करें हम फिरोज़, लेकिन वो छोटी शुरुआत भी कब बड़ी हो जाती है और कब आप ओवर एक्सपोज हो जाते हैं वो हमें नहीं पता चलता। बताइए, इसके सिम्टम्स क्या होंगे, कैसे पता चले कि आपका एक्सपोजर ज़्यादा है किसी भी एसेट क्लास में, और उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं फिरोज़?
कविता जी बिल्कुल सही फरमा रही है। देखिए, कोई भी चीज एक्सेस में खराब होती है। लोग कहते हैं कि मतलब किसी डॉक्टर साहब से बात कर रहा था, हमारे जो क्लाइंट है, वो कहते हैं पानी भी एक मात्रा के बाद बड़ा हानिकारक है। लोग कहते हैं कि यार जितना मर्जी पानी पी लो, तो मैं 6-7 लीटर पी लेता था। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम 3-4 लीटर ज्यादा मत पियो, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स वॉश आउट हो जाएंगे आपके बॉडी फ्लूइड्स के साथ। तो कोई भी चीज एक्सेस में अच्छी नहीं होती। अब अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं तो मैं अपना उदाहरण देना चाहूंगा। मैं जब एक 10 साल 12 साल पहले मैंने एक कीटो डाइट पढ़ा था, जिसमें सिर्फ प्रोटीन खाते हैं और कुछ नहीं खाते। प्रोटीन खाते हैं, भले ही आप जितनी तली हुई प्रोटीन और फैट खाओ, और आपका वजन घटता है। तो मैंने देखा यार 10 दिन में 3 kg घट गया, 1 महीने में 5 kg घट गया। तो लोग सब आश्चर्यचकित हो गए, तू इतनी सारी प्रोटीन खा रहा है, अपने केएफसी खा रहा है, फिर भी तेरा वेट लॉस हो गया। तो ये मैंने कंटिन्यू किया 1 साल तक यही। फिर मेरी पूरी हेल्थ डिस्ट्रॉय हो गई थी ऑलमोस्ट। तो मैं डॉक्टर के पास गया, उसने कहा कि दोनों किडनियां तेरी फेल हो जाएंगी अगर तूने और 1 साल यही काम किया। तो कमिंग बैक टू, कोई भी चीज एक्सेस में होगी तो उसका साइड इफेक्ट क्या होगा? जानलेवा हो सकता है साइड इफेक्ट। दैट्स द पॉइंट आई एम मेकिंग। सो कविता जी, आप कह रहे हैं ना साइड इफेक्ट, अगर वो साइड इफेक्ट साइड में हो तो ठीक है, बट पूरी जान ही ले ले, ऐसा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इक्विटी की तुलना करूं, तो देखिए, अगर आपने पूरे 100% इक्विटी में डाल लिए, तो हमने देखा है कि क्लाइंट जो है 100% इक्विटी में डालते वक्त, हम एक किसी से बात कर रहे थे कि आप 100% ना करें, और वो कह रहे थे कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, 20 साल बाद खोल के देखूंगा पोर्टफोलियो। बट 100% इक्विटी होने के बाद जब मार्केट क्रैश करती है ना, तो लॉन्ग से लॉन्ग टर्म वाला इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म बन जाता है। तो और वो पैसे निकाल देते हैं। ये हमने स्टडी की थी, 1.25 लाख करोड़ इंडियन इन्वेस्टर ने कोविड के बाद निकाल लिया था इक्विटी में से, जब खरीदने की बारी थी। तो साइड इफेक्ट ऐसा हो सकता है कि जानलेवा हो सकता है। इसीलिए एक एसेट्स को इतनी ज्यादा मात्रा में ना रखें कि उसको पचाना मुश्किल हो जाए एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम। एंड ये सबसे बड़ा रिस्क होता है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में लोगों ने, 100% इक्विटी वालों ने आधा पैसा होने के बाद बेच दिया अपना माल। तो साइड इफेक्ट्स कुड बी जानलेवा। दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, अगर आप 50% इक्विटी 50% डेट रखते, तो आपकी जो रिस्क एपेटाइट है वो बहुत आराम से सीमित रहती, और आप अपनी जो लॉसेस पेपर पे लॉस दिखती है ना, वो पेपर के लॉस को आप बुक ना करते। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी एसेट क्लास एक मात्रा में ना रखें। अब मैं आपको एक दूसरी, इंडियन के लिए बहुत पॉपुलर है, मेरा एक कजिन है, अनफॉर्चुनेटली वो चल बसे, 32 की उम्र में चल बसे। उनसे मैंने बड़ी डिबेट्स की थी। उनका 97% वेल्थ रियल एस्टेट में। जब उनको अपनी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए थे, तो उनके पापा मुंबई आके अपना एक्स्ट्रा घर बेच रहे थे, ना कि उनके बेटे के साथ वक्त बिता रहे थे। रियल एस्टेट तो माना कि सब लोग बहुत पसंद करते हैं, बट अगर आपके जिस जरूरत में वो पैसे ना हो, तो किस काम के वैसे पैसे? तो हर एसेट एक्स्ट्रा मात्रा में बड़ी दुख दे सकता है। और मैंने आंखों से देखा है, जब आपको अपने बच्चे के साथ टाइम बिताना है, क्योंकि वक्त कम है, आप हेल्टर स्केल्टर घूम रहे हैं ताकि वो प्रॉपर्टी बिक जाए और मैं अपने लड़के को कनाडा भेजूं ताकि वो अपनी इलाज कर सके। सो कोई भी साइड इफेक्ट जानलेवा हो सकता है, ये तजुर्बे से कह रहा हूं। बिल्कुल। और इसी तरह की चीज़ें जो हैं आपको तमाम तरह के निवेश के विकल्पों में भी समझनी होगी। राहुल, उन लोगों को क्या कहेंगे जो कि अपने अपने इस पूरे पोर्टफोलियो में, और अगर थाली के संदर्भ में मुझे इसको समझना हो तो उसको और चटपटा बनाना चाहते हैं। चटपटा बनाने से मेरा मतलब है कि कभी उसमें प्याज डाल दिया, कुछ लोग हैं जो खाने के साथ नमकीन भी खाते हैं बेसिकली अपना स्वाद बढ़ाने के लिए। तो अगर उसको इन्वेस्टमेंट के संदर्भ में मुझे समझना हो तो FNO, क्रिप्टो, NFT, इस तरह के जो टोकन्स हैं उनमें उनको निवेश करने की बड़ी दिलचस्पी होती है अपने पोर्टफोलियो को चटपटा बनाने के लिए। अब जितना ज़्यादा चटपटा होगा और अगर उसकी एपेटाइट नहीं होगी तो हाजमा तो आपका ख़राब होना ही है। क्या कहेंगे राहुल? तो जैसे मैंने पहले भी बोला कविता कि डाइट में एक कॉन्सेप्ट होता है बैड शुगर बैड फैट। तो इतना भी चटपटा नहीं बनाना चाहिए कि आपको इनडाइजेशन हो जाए, लूज मोशंस हो जाए या कुछ और बीमारी हो जाए। तो क्रिप्टो, FNO, टोकन्स, NFT मुझे लगता है उसी कैटेगरी में आते हैं। बट चटपटा बनाने के लिए और काफी कुछ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आप इक्विटी को देखिए, जो हम प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं, वहां आप स्मॉल कैप, मिड कैप लेके आ सकते हैं, जिससे आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा रिस्क बढ़ेगा, ग्रोथ भी बढ़ेगी। और जैसे
आपके थाली के हिसाब से उसमें थोड़ा चटपटा, थोड़ा टेस्ट डिफरेंट क्रिएट हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट जो डेट है उसमें हम जैसे अभी अब जब आप डेली बेसिस में राइस खाते हैं, चपाती खाते हैं, पर कभी कभी आप पराठे भी खा लेते हैं, कभी आप बिरयानी भी खा लेते हैं, पर आप उसको इतना भी नहीं खा सकते। करेक्ट। तो ये है जहां आप थोड़ा डेट के साइड पे थोड़ा हायर रिस्क लेके थोड़े ऐसे फंड्स में डालिए पैसा जिसमें थोड़ा ज्यादा रिटर्न बन सके। बट यस, बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में, जिससे उससे आपको अगेन कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इंडाइजेशन ना हो जाए। तो चटपटा क्रिएट करने के लिए आप अपने इक्विटी डेट कैटेगरी में काफी कुछ कर सकते हैं और उसी पे फोकस कीजिए, रादर देन आप ये एनएफटी क्रिप्टो वगैरह में जाएं, जो काफी ज्यादा रिस्की एसेट क्लासेस है, काफी ज्यादा डेंजरस है। मैं तो उनको कंपेयर करूंगा वो नो शुगर नो फैट वाली कैटेगरी, जो आदमी को हमेशा अवॉइड ही करनी चाहिए। और जितना वो अवॉइड करेगा, चांसेस है कि उतना ही उसका पोर्टफोलियो लंबे टाइम के लिए स्ट्रांग रहेगा, उतना ही इंडिविजुअली आदमी भी लंबा जिएगा और अच्छा ही लाइफ जिएगा। जैसे फिरोज भी कह रहे थे कि डाइवर्सिफिकेशन से काफी फर्क पड़ता है, और अगर सारा 100% इक्विटी और मार्केट गिरे तो सारे 20 साल लॉन्ग वाले भी शॉर्ट टर्म हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है कि जितना आपका एक्सेस रहेगा ना, जितना उल्टा टाइम आएगा ना, उतना आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, आपकी समझ का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। डाइवर्सिफिकेशन आपको समझ भी लाती है, देती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोविड के टाइम मार्केट गिरा और आपके पास अगर 50% डेट था, तो आपके पास फिर कुछ तो सक्षमता थी दिमाग में कि अरे मैं इस डेट को लेके इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मेरा पूरा नुकसान नहीं हो गया। तो ऐसे ही अपने आप को डाइट को भी देखना ही चाहिए। ये मेरे ख्याल से ये एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पर हम कई सारे पैमानों पर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन मेरा समय फिलहाल समाप्त हो गया है। लबो लुबाब और कुल मिला के कहानी दर्शकों के लिए यही है कि डाइवर्सिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं कि हर तरह के एसेट क्लास में आपका थोड़ा थोड़ा निवेश रहे, अपनी जोखिम उठाने की क्षमता को आपको समझना है, डाइवर्सिफाइड रहना है। और जैसे कि एक थाली में आप सभी पकवानों को चखते हैं, डाइवर्सिफिकेशन के ज़रिए भी आप तमाम एसेट क्लासेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, सही मात्रा का निर्णय आप ही को लेना होगा। लेकिन अगर आप ऐसे कोई शख्स हैं जो बहुत ज़्यादा फैट डाइट्स में विश्वास रखते हैं, तो कहीं इस तरह की डाइट अपने पोर्टफोलियो में आप ना लागू कर लें। और अगर ऐसा करना भी चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि किसी आर्थिक सलाहकार के पास जाएं और सही सलाह लें, अपनी हेल्थ के लिए भी और अपने पोर्टफोलियो की हेल्थ के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास पेशकश में शिरकत की और इस मुद्दे पर बातचीत की आज दर्शकों के साथ। धन्यवाद। ऑलराइट, तो हेल्दी पॉकेट और वेल्दी पोर्टफोलियो की हमारी इस पेशकश में फ़िलहाल वक्त लेते हैं एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार हम शुरू करेंगे वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आपके सवाल जवाब का सिलसिला। बने रहें।